डी कंपनी यानी दाऊद के गिरोह का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिल्म भी देखी होगी और अंदाजा लगा ही लिया होगा कि दाऊद कंपनी का खेल देश को कैसे खोखला करने पर ज्यादा आमदा रहा है। लेकिन आज बात डी कंपनी की नहीं बल्कि उस कंपनी की होगी जो दाऊद की तर्ज पर जयराम की दुनिया का नया बादशाह बनने की चाहत पाल बैठा है। और एल कंपनी के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर बल्कि अब 7 समंदर पार भी अपना रसूख, अपनी हनक और अपनी ठसक जमाने की फिराक में है। कौन है ये एल कंपनी? कौन है इसका सरगना? कौन है और कैसे ये देश और दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और क्यों इसकी तुलना डी कंपनी से हो रही है, ये सब आपको बताएंगे। एल कंपनी के हर पहलू से आज पर्दा उठेगा। कहने को तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उसका साम्राज्य इतना खतरनाक है कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। जेल में बैठकर मर्डर करवाना हो या फिर रंगदारी मांगना हो या किडनैपिंग, सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल है। सलमान खान के घर पर फायरिंग या पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, यह उसके एक इशारे पर हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस के सबसे करीबी गोल्डी बराड़ ने कराई, जिसके बाद लॉरेंस के गैंग की दहशत कई देशों तक फैल गई। इन सबके बलबूते वो अपने खौफ का वो साम्राज्य खड़ा कर रहा है, जैसा दाऊद की डी कंपनी का हुआ करता था। लॉरेंस की एल कंपनी उसी राह पर चल रही है। कमाई के लिए मर्डर, किडनैपिंग, तस्करी, फिरौती, रंगदारी, जुआ जैसे अवैध धंधे हैं, ठीक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जैसे। इन सब के जरिए लॉरेंस की एल कंपनी की करोड़ों में कमाई होती है, जिससे वो अपने गैंग को दुनिया भर में फैला रहा है ताकि करोड़पतियों में उसकी दहशत बने और कमाई बढ़े। क्योंकि लॉरेंस इस समय देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है, जिसका खौफ भी है, लेकिन दाऊद की तरह दुनिया भर में खौफ फैलाने के लिए उसे डी कंपनी की राह पर चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए दूसरे देशों में भेज रहा है, ताकि उन देशों में अपने फिरौती, हत्या और रंगदारी को आसानी से अंजाम दे सके। राहुल और महेंद्र ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर राजस्थान में ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें फिरौती और फायरिंग शामिल हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने जब दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली, तो दोनों फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाकर दुबई फरार हो गए। बीकानेर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने अपने पासपोर्ट कंकर खेड़ा श्रद्धापुरी के एक पते पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे देशों के गैंगस्टर से भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी मदद से वो विदेशों में भी अपना खौफ कायम कर सके। हर क्रिमिनल जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है, वो उम्मीद करता है कि वो उसका नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छा जाए। और इसी कोशिश में लॉरेंस बिश्नोई अपनी जो कोशिशें कर रहा है, ये कितनी सफल होंगी कितनी नहीं सफल होंगी वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हर आदमी अपनी कोशिश करता है कि वो कितनी ऊंचाई पे पहुंचना चाहे वो उन्नति करना है, पॉजिटिव वे में ऊंचाई पे पहुंचना है या नेगेटिव वे में। ये क्रिमिनल्स हैं, ये अपना नेगेटिविटी को लेकर क्रिमिनल वर्ल्ड में छाना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल के बदमाश बनना चाहते हैं। तो वो इनकी अपनी सोच है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये कोशिश जितने भी करें, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की एजेंसी उसको ऐसे इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा डॉन बनाने के लिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि वो इंटरनेशनल डॉन बन जाए दाऊद के मुकाबले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अपने गुर्गों को पुर्तगाल, सऊदी अरब, ब्रिटेन और कनाडा में सेटल करवाना शुरू भी कर दिया है, ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया में दाऊद की तरह खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके। दाऊद की डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस की एल कंपनी में भी कामों का बंटवारा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद तो एल कंपनी का सरगना लॉरेंस
डी कंपनी में अनीश तो एल कंपनी में अनमोल, डी कंपनी में शकील तो एल कंपनी में गोल्डी और रोहित। यानी गैंगस्टर ने दाऊद की तरह ही गैंग का स्ट्रक्चर भी सेम ही रखा है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि वो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक वारदातों को अंजाम भी दे रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई खुद को दाऊद, अनीस के रूप में अनमोल बिश्नोई और शकील के रूप में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करना चाहता है, ताकि इनके जरिए वो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने खौफ का सिक्का कायम कर सके। गुनाह के दलदल में आए हुए लॉरेंस बिश्नोई को कई साल हो चुके हैं और ये समझ चुका है कि जैसे पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम का पूरी दुनिया में खौफ है, वही खौफ अगर उसे जेल में बैठकर कायम करना है, उसे ग्लोबल डॉन बनना है तो दाऊद को टक्कर देनी होगी। और जब तक वो दाऊद इब्राहिम जितना ताकतवर नहीं होगा, तब तक वो ग्लोबल डॉन नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो अब हर वो काम कर रहा है जो कभी दाऊद इब्राहिम करता था, हर अवैध धंधे शुरू कर रहा है जो दाऊद इब्राहिम करता था, ताकि विदेशों में अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके, डी कंपनी का नया वर्जन एल कंपनी बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस एल कंपनी से जुड़ा हर सच अगले 1 घंटे आपके सामने रखेंगे। क्या स्ट्रक्चर पर काम करती है एल कंपनी, ये भी परत दर परत आपको बताएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं, पूर्व पीआरओ, तिहाड़ जेल से वो जुड़ गए हैं। एलन राव, पूर्व डीसीपी है स्पेशल सेल, वो भी जुड़ गए हैं। और रजनीश सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो भी जुड़ गए हैं। कई बड़ी स्टोरीज रजनीश हम तक लगातार पहुंचाते आए हैं। सबसे पहले शुरुआत में रजनीश आपसे ही करना चाहूंगी। 2 दशक का वक्त आपको लगा है क्राइम की दुनिया तक पहुंचने में, इसको समझने में, इन क्रिमिनल्स के बारे में एक एक अपडेट हम तक पहुंचाने में। इन सबके बीच में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि डी कंपनी का तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जिस तर्ज पर एल कंपनी आज काम कर रहा है, क्या स्ट्रक्चरल सिस्टम बना हुआ है इस कंपनी का? देखिए कंचन, एल कंपनी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है, यानी लॉरेंस बिश्नोई की कंपनी। जिस तरीके से डी कंपनी को दाऊद इब्राहिम जो है वो चला रहा है, उसी तरीके से लॉरेंस ने भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया है। झारखंड के जो गैंगस्टर्स से उसने जो साबरमती जेल में जो बंद है, वहाँ पर झारखंड के गैंगस्टर्स से उसने संबंध साधना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उसने ब्रिटेन में जो है वो रोहित गोदारा ब्रिटेन में मौजूद है। गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि वो इस समय कनाडा में मौजूद है। और अनमोल बिश्नोई जो है उसका अभी पता नहीं, उसका ये कयास लगाया जा रहा है कि वो अमेरिका में किसी शहर में इस समय मौजूद है। वहीं अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं कंचन बात करूं तो दाऊद की कंपनी में जो सरगना है वो दाऊद इब्राहिम है, जबकि लॉरेंस की जो कंपनी है उसमें लॉरेंस जो है वो सरगना है। इसके अलावा अगर मैं छोटा शकील जो दाऊद के जो है सेकंड नंबर पे दाऊद की कंपनी में आता है, उसमें छोटा शकील है, तो वहीं लॉरेंस की जो कंपनी एल कंपनी में सेकंड नंबर पे आता है वो आते हैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़। ये 2 लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस के राइट हैंड हैं, और ये इन दोनों के जरिए ही लॉरेंस सारे अपने जो गुनाह के जो काले कारनामे, चाहे वो हत्या हो, फिरौती हो, या फिर किडनैपिंग हो, या फिर गोली चलवाना हो, इनके जरिए करता है। इसके अलावा अनीस जो दाऊद की जो डी कंपनी में तीसरे नंबर पे आता है, उस जगह लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को रखा है। अनमोल बिश्नोई जो है वो भी इस समय बाहर है, देश से बाहर है, और वो भी वहां पर जहां इस समय जिस देश में मौजूद है वहां पर लॉरेंस यानी एल कंपनी को स्थापित कर रहा है। वहां के लोकल जो गैंगस्टर्स हैं उनसे संबंध बना रहा है, ताकि ना सिर्फ वो देश में बल्कि विदेशों में भी लॉरेंस के खौफ को कायम कर सके। ठीक है, ये तमाम बातें आपने सुनी। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़े हैं, एलन राव जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील गुप्ता जी, एलन राव जी का मैं पहले रुख करना चाहूँगी। एलन राव जी, कई बार हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं
जो जेल से बाहर आते हैं और वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं, जेल के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, जेल के स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये कोई बबल है तो इस बबल को ब्रेक कीजिएगा। क्या जेल में रहकर भी इन बड़े बड़े क्रिमिनल्स के नेक्सस ऐसे कैसे बढ़ते जाते हैं? देखिए, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और ये जो आपने वीडियोस की बात की और जेल में रहते हुए कैसे आप काम करते हैं, इसका एक बड़ा क्लियर कट मैं मैंडेट बता देता हूँ। ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो आपस में इनकी होड़ लगी हुई है कि कौन किससे ज़्यादा सुपरमेसी में काम करे, और वो इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं हम पब्लिक को कि हमारा जेल में रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो जेल में रहते हुए भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी आप दिखा रहे हो, जेल से कोर्ट में ठीक है पेश कर रहे हैं, या वैसे वो ऐसे वीडियो लोगों को दिखाना इसलिए चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि हम जितना मांगे, फिरौती मांगे या एक्सटॉर्शन मनी मांगे, प्रोटेक्शन मनी मांगे, हमको मिले। और ये अपनी जो सुप्रीमेसी बताना चाह रहे थे कि वो हम इससे बड़े हैं और कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हमने जो सोच लिया वो कर देंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो कई बार ये भी आया है कि उन्होंने उसको, जिनको बॉम्बे में जो सुपरस्टार हैं उनको धमकी दी है कि हमने सोच लिया, तुम्हारे हमने कर लिया है। तो वो भी उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा था जेल में कोई किसी रिपोर्टर से बात करते हुए। तो ये सब चीजें ये सब लोग जानबूझ के करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ख्याति और ऐसा क्यों देने एलन की। राव जी, इन क्रिमिनल्स की साइकी क्या कहती है? कैसे ये युवाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कैसे उनको बरगला लेते हैं? जेल तक इन तक ये तमाम सुविधाएं पहुंचती कैसी हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं? क्या इनको ये लगता है कि इस तरह के काम करके अपने आप को और शक्तिशाली दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं? क्या इनका साइकी क्या कहता है ऐसे क्रिमिनल्स का? इनका साइकी की सिर्फ एक ही बात है, सारा दिन यही सोचते रहते हैं किस प्रकार से अपने आप को हमें सक्सेस करना है। और उस सक्सेस करने के लिए जो आदमी बाहर हैं, जेल से बाहर, जो उनसे मिलते रहते हैं, जैसे अभी जेल में पेश कर रहे हैं तभी मिलते हैं, या मिलाई करने का प्रोविजन है। जेल में एक प्रावधान है कि कोई भी आदमी किसी जो सजा याफ्ता है उससे मिल सकता है जेल में जाकर, उनके थ्रू मैसेज करते हैं। और कहीं न कहीं हमने पीछे कभी देखा था कि बहुत से मोबाइल फोन भी जेल में हमें मिले थे। सर्च करने पर कई बार शिकायतें मिली थी कि जेलों में मोबाइल फोन अवेलेबल हैं, या फिर और कोई उनके पास ऐसे फोन के साधन आ जाते हैं जो कि ऐसे डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके जरिए ये अपना ये धंधा चलाते हैं। और साइकी इसमें यही है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। उस पैसे से, जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कैसे युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को ऐसे टारगेट करते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको जरा सा लालच मिल जाए तो वो इनके साथ हो जाते हैं। वो भी समझते हैं कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा फेमस हो गया है गैंगस्टर्स में, तो उनका नाम भी ऐसे चमकेगा। तो इस प्रकार से अपनी फौज तैयार होती है। और जो पैसा लेते हैं किसी से, एक्सटॉर्शन मनी करते हैं, वो पैसा खर्च भी करते हैं। बिल्कुल, और इनके पैसों के भी नेक्सस को मैं आऊंगी, लेकिन हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व पीआरओ तिहाड़ जेल के हैं। स्वागत है सर आपका, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले रजनीश, मैं चाहती हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि कैसे डी कंपनी के ही तर्ज पर ये एल कंपनी जिसकी जिक्र किया जा रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, वो चल रहा है ग्राफिक्स के थ्रू। रजनीश आपको बताएंगे। देखिए कंचन, बिल्कुल जो है वो मैं अगर ग्राफिक्स के जरिए अगर बात करूं तो डी कंपनी का जो सरगना है वो साफ तौर पे देखिए दाऊद इब्राहिम है। और अगर एल कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एल कंपनी का जो सरगना है वो लॉरेंस बिश्नोई है, जो साफ तौर पे देखा जा सकता है। डी कंपनी का दाऊद इब्राहिम, एल कंपनी का जो है वो लॉरेंस बिश्नोई। उसी तरीके से डी कंपनी का जो सेकंड नंबर पे जो शख्स है वो है छोटा शकील। उसी तरीके से एल कंपनी में लॉरेंस ने गोल्डी बरार और रोहित गुदारा को रखा हुआ है, जो छोटा शकील की जगह लॉरेंस की एल कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा डी कंपनी में अनीस को तीसरे नंबर पर रखा गया, जबकि एल कंपनी में लॉरेंस ने अनमोल बिश्नोई, जो खुद लॉरेंस का भाई है, छोटा भाई है, उसको, अनमोल बिश्नोई को लॉरेंस ने रखा है। तो ये तमाम ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिस तरीके से लॉरेंस बिल्कुल डी कंपनी की तरह, दाऊद की तरह जो है वो चला रहा है, अपने स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है ताकि दाऊद को वो टक्कर दे सके। बिल्कुल। सुनील गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप क्योंकि पूर्व पीआरओ रह चुके हैं तिहाड़ जेल के, तिहाड़ जेल की दीवारों पर वो तमाम कहानियां लिखी गई होंगी, चर्चा की गई होंगी, सुनी गई होंगी, जो जनता तक कभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का रुतबा, उसका गैंग, उसका रसूख बढ़ता जा रहा है और वो ग्लोबल इम्पैक्ट पर लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि जेल के अंदर का सिस्टम
क्वेश्चन किया जाए, कैसे वीडियो रिलीज होते हैं, वो कैसे अपने गुण तक संपर्क करता है, ये कई ऐसे सवाल हैं जो दर्शकों को भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, आपने ठीक कहा है कि जो आजकल ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये अपना दायरा अपनी औकात के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैंगस्टर जो हैं, आजकल जो गैंगस्टर हैं, ये किसी धर्म के नाम पे नहीं बने होते। किसी टाइम पे गैंग्स होते थे धर्म के नाम पे, आजकल गैंग्स बनते हैं जातों के नाम पे। और दिल्ली में तो जितने गैंग्स हैं सारे किसी न किसी कास्ट ओरिएंटेड हैं और कास्ट के उससे बने हुए हैं। तो जेल में जो इनके पास आपने पूछा है कि मोबाइल्स वगैरह कैसे पहुंच जाते हैं या और प्रोहिबिटेड आइटम कैसे पहुंच जाती हैं, तो क्या होता है कि ये कास्ट ओरिएंटेड होने की वजह से उस कास्ट के कोई ना कोई ऐसे ब्लैक मोल्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। किसी टाइम पे होता था कि कोई गैंगस्टर अगर कोई क्राइम करता था तो उसकी जाति के लोग जो है उसको बहुत धिक्कारते थे कि तूने क्राइम क्यों किया। पर आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर कोई गैंगस्टर बनता है तो उसकी जाति के लोग जो है उसको अपना फक्र महसूस करते हैं कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने इतने मर्डर किए, बल्कि उसको इलेक्शन भी जितवा देते हैं अगर वो इलेक्शन लड़ता है, और उसको बड़े रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं। अभी आपने जैसे सुना होगा कि टिल्लू तेजपुरिया मरा था तो पूरा का पूरा गांव जो है उसके जो है अंत्येष्टि में जो है शामिल हुआ था। तो जो मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से ये जात के बेसिस पे जो है गैंग्स बन रहे हैं, और जो इनको सपोर्ट मिलती है, जो जेल में इनके पास मोबाइल वगैरह पहुंचते हैं, उसमें है कि कड़ी निगरानी के बावजूद, जैसे मैं आपको तिहाड़ का बताऊं, तिहाड़ में एक तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है जिसको कि हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में लगाया हुआ है, और जितने गैंगस्टर्स होते हैं इनको हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखते हैं। पर उसके बावजूद इनको कोई ना कोई ऐसा ब्लैक होल मिल जाता है जो कि इनकी जाति का होता है। वो पैसे के उसके लिए या अपनी जाति के फक्र को उसको जोड़ने के लिए ये लोग इनको मोबाइल पहुंचा देते हैं। मैंने खुद देखा है। बड़ी विडंबना की बात है सुनील जी कि एक वक्त होता था कि इनको पहले निष्कासित किया जाता था समाज से, आज इनको इन्हीं की जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हीरोइक इमेज बन रही है, मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की ही तरह दुनिया भर में अपना खौफ फैलाने के लिए हत्याएं कर रहा है। जेल से वीडियो कॉल की धमकी देता है, रंगदारी मांगता है, रंगदारी न मिलने पर हत्या करा देता है जेल में बैठे बैठे। बॉलीवुड को भी डरा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो जेल से भी वीडियो कॉलिंग करता है और लोगों को डराता है, धमकाता है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गुनाह करने की फितरत को कैद नहीं किया जा सकता, जिसकी बानगी पिछले 2 साल में समय समय पर देखी जा चुकी है। दाऊद इब्राहिम की तरह वो अपना खौफ फैलाने के लिए हत्याएं करा रहा है, जेल से वीडियो कॉल कर धमकी देता है, रंगदारी मांगता है और रंगदारी न मिलने पर हत्या करा देता है। दाऊद की तरह फिल्म स्टार को भी टारगेट कर रहा है। पहले सलमान खान को धमकी देता है, फिर उनके घर के बाहर अपने गुर्गे भेजकर फायरिंग कराता है। ठीक उसी तरह सबसे मशहूर पंजाबी सिंगर जिनके लाखों करोड़ों फैंस पूरी दुनिया में हैं, एपी ढिल्लो, उनके कनाडा वाले घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कराता है, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली, जो एल कंपनी में डी कंपनी के छोटा शकील की भूमिका निभाता है। लॉरेंस बिश्नोई भी डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम की तरह ही लाइमलाइट में रहता है। पीछे से नहीं, फ्रंट फुट पर आकर जेल से भी वीडियो कॉल करता है और धमकी देता है। जेल से वो सऊदी में बैठे कुणाल छाबड़ा को धमकाकर रंगदारी के रूप में 10 करोड़ रुपए मांगता है और साफ साफ कहता है कि बात नहीं मानी तो नादिर शाह जैसा हस्त्र होगा। लगा ली मैंने, गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो, क्या करना है? अब पहचान लिया मैंने। नहीं भाई, चमत्कार नहीं देखना। कुछ ना भाई, बता भाई, दूसरा चमत्कार देखना कि हमें देखना? नहीं, चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख लिया, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया, अब तो अपने ना उस पर रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरस और पैसे बढ़ जाते हैं आपके लोग।
नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फ़ोन करोगे मुझे ये बताओ, मैं अभी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ फोन। नहीं नहीं अरे मतलब मैं आ जाऊँगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊँगा अगले महीने। हाँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बात जग जाहिर है कि उसे जेल में जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। जेल से वो बेधड़क वीडियो कॉल करता है। जेल में ये पॉसिबल कैसे होता है, तिहाड़ जेल से पूर्व प्यारों ने विस्तार से बताया। जो उसकी कास्ट के लोग हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। कोई गैंगस्टर जो है मोबाइल के बगैर तो जेल में रह ही नहीं सकता, उसको मोबाइल चाहिए ही चाहिए। उसके लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, वो मोबाइल ला के देंगे और उसका एक जेल के अंदर एक ऐसा टेरर माहौल उसका क्रिएट कर देते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो डर के रहें। जनरली मैंने देखा जो सरकारी नौकर होते हैं डरपोक तो होते ही, उनको अपनी जान की भी चिंता होती है, अपनी फैमिली की जान की चिंता होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गैंगस्टर्स के साथ मिलकर उनको मोबाइल वगैरह पकड़ाते हैं। मैंने खुद जो है कई गैंगस्टर्स के पास 2-2, 3-3 मोबाइल पकड़े और कईयों के पास तो ऐसे पकड़े हैं, आज छापा मारा, आज फिर वो कल गया तो फिर पकड़ा गया, परसों गया तो फिर उसके पास मोबाइल पकड़ा गया, तो मोबाइल इनके पास पहुंच जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल जोएल कंपनी में उस भूमिका में है जो दाऊद की डी कंपनी में अनीश वाली थी। वो भी धमकाता है, जिसका हाल ही में एक ऑडियो सामने आया था। हाल ही में दिल्ली में एक के बाद एक 3 ऐसी वारदात हुई जिसमें राजधानी हिल गई। नारायणा में एक शोरूम में 20 राउंड फायरिंग हुई। नांगलोई में मिठाई की फेमस दुकान पर फायरिंग हुई। इसी तरह महिपालपुर में भी फायरिंग हुई। इन तीनों ही वारदात में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंग्स का नाम सामने आया है। ये वारदातें ठीक 90 के दशक मुंबई सी लगी, जब दाऊद की डी कंपनी रंगदारी मांगने और अपनी दहशत फैलाने के लिए किया करते थे। ठीक वैसे ही वारदातें अब लॉरेंस की एल कंपनी कर रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है। तो देखा आपने रजनीश किस तरह डी कंपनी की ही तर्ज पर ये एल कंपनी ऑपरेट कर रही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा करती है कि क्या ग्लोबल फोरम को अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग दाऊद की ही तरह इम्प्रिंट करना चाहते हैं। वही डर, वही दहशत जिससे आज भी कई सारे लोग डरते हैं और निकल नहीं पाए हैं, क्या वैसी ही अपनी पोजिशनिंग लॉरेंस खुद कर रहे हैं? देखिए, लॉरेंस जिस तरीके से कंचन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा है, उससे ये कहना बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि वो दाऊद से आगे जाना चाहता है। यानी दाऊद को वो अपने सामने बौना साबित करना चाहता है। यही कारण है कि वो लगातार ओवरसीज में भी अपना नेक्सस बढ़ा रहा है, अपनी जड़ों को बढ़ा रहा है, और तमाम जगह जैसे मैंने आपको बताया कि रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, इन तमाम चीज़ों को जो है वो इन लोगों को वहाँ पर सेट कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई इस समय जो है वो तमाम उन चीज़ों को अंजाम दे रहा है जो दाऊद देता है। हत्या, किडनैपिंग, फिरौती, रंगदारी, तस्करी, सट्टा, ड्रग्स, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दाऊद आज तक कर रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये तमाम जो चीज़ें हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। और लंबे समय से अगर दाऊद कोई हत्या करता है तो लॉरेंस भी हत्या करता है, दाऊद कोई किडनैपिंग करता है तो लॉरेंस भी किडनैपिंग को अंजाम देता है, दाऊद फिरौती करता है तो लॉरेंस भी फिरौती की जो मांगता है। इसके अलावा रंगदारी तो जो दाऊद लंबे समय से लोगों से लेता आ रहा है वो रंगदारी भी लॉरेंस ले रहा है। तस्करी भी जो दाऊद है वो अंजाम दे रहा है तो लॉरेंस भी दे रहा है। सट्टा, ड्रग्स, ऐसे तमाम चीजें हैं कंचन जो दाऊद और जो लॉरेंस है वो लगभग एक सिमिलर पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पर लगातार हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। सुनील गुप्ता जी, मैं इसी बात पर मैंने एंड किया था मेरा पिछला सवाल कि क्या ये कहा जाए कि जो समाज को ये गैंगस्टर बिलोंग करते हैं, उन्हीं के समाज के लोग, उन्हीं की जाति, उन्हीं समुदाय के लोग उनको हीरोइक समझते हैं और इस तरह का सपोर्ट करते हैं। और पिछले दिनों जो हमने सिद्धू मूसेवाला का देखा, जो एनकाउंटर उनका हुआ था, या एपी ढिल्लों के घर के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर फायरिंग की थी, ये क्या दर्शाता है? क्या ये पंजाब तक सीमित है? क्या पंजाब के बाहर कनाडा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, जो जितने ये गैंग होते हैं, कई गैंग होते हैं जो खाली एक स्टेट में काम कर रहे होते हैं, कुछ गैंग होते हैं जो इंटर स्टेट काम कर रहे होते हैं, और कुछ गैंग होते हैं जो इंटरनेशनल, जिनका डायमेंशन होता है। तो धीरे धीरे करके ये लोग आगे होते हैं। जैसे आज कोई दिल्ली का है, इसके बाद इंटर स्टेट हो जाता है, उसके बाद जो है बाहर जा सकता है। पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, किसी टाइम पे कोई अगर क्राइम करता था तो उसकी जो वहाँ की पंचायत होती थी उसको अपने उससे निकाल देती थी, उनको वो बाहर कर देती थी, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे।
पर आज की डेट पे आप देखेंगे जो भी गैंगस्टर है इनको बहुत ज्यादा सामान मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट दे देती है और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा स्टेटस लेके ये लोग घूम रहे हैं। तो जब तक समाज जो है इनको इतना सम्मान देना बंद नहीं करेगा, आप बिल्कुल। देखें ये गैंगिज्म तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और हीरोइक नहीं दिखाएगा। रजनीश भी सवाल लेना चाहते हैं एल एन राव जी से। रजनीश, आप अपना सवाल रखिए। राव सर, आप लंबे समय से डीसीपी स्पेशल सेल रहे हैं जो लगातार गैंगस्टर्स पे कार्रवाई करती आ रही है। मैं समझना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत छोटी जगह से उठ के आया है, तो लगातार वो इस तरीके के काम कर रहा है ताकि वो दाऊद को पीछे छोड़ सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई के टच में लोग आ रहे हैं, क्यों लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो बढ़ता जा रहा है। एक अगर आंकड़ों की बात की जाए या एक जानकारी की बात की जाए तो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शार्प शूटर हैं जो देश भर में फैले हुए हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पे काम कर देते हैं। ये किस तरीके से जो कांटेक्ट किया जाता है, क्या लड़के लॉरेंस बिश्नोई से कांटेक्ट करते हैं या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ऐसे लड़कों से कांटेक्ट करते हैं जो उसके लिए कुछ भी जो वारदात को, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो फिरौती की हो, चाहे वो गोलीबारी हो, उसको अंजाम दे देते हैं? राव सर। देखिए रजनीश जी, ये जो महत्वाकांक्षा है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी, क्योंकि उसको दाऊद इब्राहिम का भी पूरा हिस्ट्री मालूम है, वो चाहता है किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम का जो नाम था अब वो रिप्लेस कर जाए उसको दाऊद इब्राहिम को। ये एक बड़ी बहुत महत्वाकांक्षा है लॉरेंस बिश्नोई की, और इसी को पूरा करने के लिए ये सारी तैयारियां अभी कुछ सालों में ही इसका नाम उठा है। ऐसे बहुत साल पहले नहीं, 2-3 साल पहले से कोई जानता नहीं था लॉरेंस बिश्नोई को, लेकिन अब क्योंकि मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उछाल दिया उसका नाम, और वो काम करके ऑन भी करते हैं। पहले टाइम में ऐसा कोई ऑन नहीं करते थे, कोई क्राइम किया, किसी को किडनैप कर लिया, रैंसम कर लिया या किसी को मार दिया, तो वो ऑन नहीं करते थे। लेकिन अब ये जानबूझ के बताते हैं कि ये गोली हमने चलाई है, इस आदमी से फिरौती हमने मांगी है, उस आदमी को धमकी मैंने दी है। जैसे अभी रिसेंटली सलमान खान के लिए बारे में उन्होंने ओपनली मीडिया में कहा है और किसी जेल में इंटरव्यू में कहा कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये वाली बातें पहले क्रिमिनल्स नहीं करते थे, लेकिन ये बात करके लॉरेंस बिश्नोई ने ये साबित कर दिया है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। और उसने कई जैसे मर्डर किए, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर में उसका नाम आ रहा है, और कई बड़ी बड़ी वारदातें जो हुई हैं इंडिया में या दिल्ली में या दिल्ली के एनसीआर में या पंजाब हरियाणा में जो हुई हैं, उसमें कई केसों में उनका बड़ी प्रमुखता से बिल्कुल राव जी, हैरानी की बात है कि जो गैंगस्टर 2-3 साल पहले इतना चर्चित भी नहीं था, उसने 2-3 साल में ऐसे कारनामे कर दिखाए, ऐसे कांड कर दिखाए कि देश विदेश में आज उसी की चर्चा हो रही है। हम 1 घंटे से ये प्रोग्राम आखिर कर रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या है आखिर एल कंपनी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच आप लोग को कुछ आंकड़े दिखाते हैं, कुछ स्टैट्स देखिए और समझिए कि कैसे डी कंपनी की राह पर एल कंपनी चल रही है। निशाने पर आखिर वो कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से सेक्टर्स थे जो डी कंपनी के थे और जो एल कंपनी के थे। बात अगर दाऊद की करते हैं तो रजनीश देखिए, बिजनेसमैन, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो दाऊद के भी निशाने पर थे, वही लॉरेंस के भी निशाने पर थे। फिल्म स्टार्स दाऊद के निशाने पर रहे, ये जग जाहिर रहा है। डोंगरी टू दुबई वाली बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। वहीं लॉरेंस उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट करता है, धमकी भरे मैसेजेस भेजता है, जो खबर हमारे सामने आती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। वहीं देखिए, सटोरियों की बात की जाए या बिल्डर्स की बात की जाए, रजनीश, रियल स्टेट ओनर्स, क्योंकि रियल स्टेट ओनर्स का आप देखिए पिछले कुछ सालों में क्या दबदबा बढ़ा है, चाहे मेट्रो सिटीज की बात की जाए या टियर 2 सिटीज की बात की जाए, उनको भी टारगेट करके उनको भी धमकी भरे कॉल्स करना, वीडियोस करना, उनसे फिरौती मांगना, रंगदारी करना, ये तमाम घटनाएं पूरा सेम ही स्ट्रक्चर है। कोई डिफरेंस नहीं देख सकते रजनीश इसमें हम। कंचन, चाहे वो दाऊद की बात कर लें या लॉरेंस की बात कर लें, दोनों के पैटर्न सेम है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो बिल्डर्स को, सटोरियों को, फिल्म स्टार को, कारोबारियों को निशाना बनाते हैं। ये बेसिकली अपना जो काली कमाई, तो जो फिरौती से पैसा आता है वो इनके बिजनेस में लगाते हैं और उसके बाद उससे 4 गुना ज्यादा वसूलते हैं। ये इनका पैटर्न है। दाऊद का भी यही पैटर्न था कि फिल्मों में पैसा लगाना। आपको याद होगा तमाम जो है वो मंदाकिनी जो फिल्म स्टार थी वो उसके साथ देखी गई थी। एल एन राव साहब, आपने देखा कि किस स्ट्रक्चर पर डी कंपनी ऑपरेट करती थी, कर भी रही होगी, और उसी सेम स्ट्रक्चर, उसी पैरामीटर, वही मापदंडों पर एल कंपनी चल रही है। क्या समझा जाए कि जो रईस ज़्यादा होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो नामी लोग होते हैं, उनको डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलना, लोगों को टारगेट करना, क्या यही स्ट्रक्चर रहता है इन बड़े बड़े गैंगस्टर्स का?
अभी तक तो ये स्ट्रक्चर देखने में यही मिल रहा है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने किस प्रकार से अपना एम्पायर खड़ा किया, पैसे इलीगली गलत कामों से इकट्ठा किया था और कितना संपत्ति उन्होंने बना ली थी। जिस प्रकार से दाऊद इब्राहिम के लोग पूरे इंडिया में फैले हुए थे एट दैट टाइम, अभी कितने हैं वो कह नहीं सकता, लेकिन इसी तरह उसी तर्ज पर जैसे अभी रजनीश जी बता रहे थे कि इनके 700 आदमी पूरा ऑल ओवर इंडिया में शूटर्स हैं, लेकिन मैं 700 की फिगर को तो बहुत एग्जैक्ट ही समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतने ज्यादा होंगे कि वो जो इशारा करे किस आदमी से पैसा लाना है, किस आदमी से कितना पैसा लाना है, अगर वो नहीं देता तो वहां गोली चलानी है, ये सारी बातें अभी हैं। और यही एक वजह है कि लोग पैसा डर के दे देते हैं और लोगों में भय का वो है माहौल है कि वो समझते हैं कि अगर हमने पैसा नहीं दिया तो कोई भी कभी भी कुछ कर सकता है, और ये करके उसने दिखाया भी है। कई एक्चुअल में मर्डर कर दिए हैं और कई जगह गोली भी चलवाई है, और वो सिर्फ डराने के लिए मैक्सिमम केसेस में वो करते हैं कि डराना चाहते हैं, डराकर पैसा वसूल करना चाहते हैं, और जो पैसा मिल जाता है उस पैसे को फिर जैसे कंपनी में जैसे बिजनेस तौर पे काम करते हैं ऐसे ही उसको इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्ट के दौरान उससे और मल्टीप्लाई, जैसे रजनीश जी बता रहे 4 गुना और ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है। तो ये और दूसरे जो अपने जो लोग फैले हुए हैं उनके खर्चे भी करने हैं, उनको पैसे भी देते हैं, तभी तो कोई साथ में आएगा। ऐसे कौन आदमी किसी के साथ में काम करेगा, अपनी बदनामी कराएगा। लेकिन हाँ, उनको बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए और उनको हाईली मोटिवेट करके उनको पैसे देकर अपने काम यानी कि करवाते ब्रेन हैं। वॉश करते हैं, एक तरह से ब्रेन वॉश करके बरगला के। यस, ठीक है। रजनीश सवाल लेना चाहते हैं सुनील गुप्ता जी से। बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी जी, ठीक है, खत्म कीजिए। हाँ बोलिए। ये लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो अंदर बैठकर ज्यादा अपना आराम से काम करवाने में ज्यादा अपनी समझदारी समझते हैं, क्योंकि बाहर आए तो इसमें गैंगस्टर्स एक दूसरे को मार सकते हैं, और वो क्योंकि सुपरमेसी के लिए कोई दूसरा गैंग उनको मार सकता है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे हम बाहर आए। लेकिन अंदर बैठकर सारे काम इनके कर रहे हैं, तो वो इतना आराम की जेल एक प्रकार से आराम का है इनके लिए, तो इसलिए ये बहुत अहम बात राव साहब आप बता रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर होते हैं ये जेल के अंदर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और इसीलिए अंदर बैठकर ऑपरेट करते हैं। रजनीश जी, सुनील सर, जैसा आपने बताया कि गांव के पूरे लोग जो टिल्लू ताजपुरिया थे उसके जो क्रिमिनेशन में इकट्ठा हुए थे, आपको याद होगा कि जितेंद्र गोगी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उस जितेंद्र गोगी को मारा गया था तो उसके बाद जो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। मेरा सवाल सुनील सर आपसे ये है कि जो गैंगस्टर्स, चाहे वो छोटा राजन हो या लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर अगर बात की जाए नीरज बवानिया हो, मैं ये समझना चाहूँगा कि इतने बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, इसके लिए तिहाड़ जेल की अगर मैं बात करूं तो जेल के अंदर एक हाई रिस्क वार्ड होता है जहां पर तमाम जो 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे होते हैं। वार्ड के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। ऐसे में आखिर कैसे ये मुमकिन होता है कि ये गैंगस्टर्स उसी हाई रिस्क वार्ड में बैठकर वीडियो कॉल करते हैं, धमकी देते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं आखिर? और तीसरी बात यह भी है कि जेलों में जैमर लगे होते हैं, खासतौर पे ऐसे जो वार्ड में जैमर को जो है पुख्ता किया जाता है कि यहाँ ये हाई रिस्क वार्ड में, जैसे मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के जिस वार्ड में बंद है वहाँ पर जैमर लगा होगा, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सुपरिटेंडेंट नजर रख रहे होंगे। ऐसे में कैसा पॉसिबल है कि वहाँ से फोन करके किसी को धमकाया जा सके? देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जितने गैंगस्टर्स होते हैं, अगर तिहाड़ जेल की हम बात करें तो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में सेल्स होती हैं। जो आर्म प्रिजनर होते हैं उनको बैरक्स में रखते हैं, जो खतरनाक प्रिजनर होते हैं या हार्डन क्रिमिनल होते हैं उनको सेल्स में रखते हैं। हर एक सेल में एक सीसीटीवी लगा होता है, प्लस पूरे वार्ड में जैमर्स होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जेलों में जैमर्स और सीसीटीवी लगाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ जेलों में तो लगे हुए थे, एफ्लुएंट जेल जो है जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है वहां तो लगे हुए थे, दिल्ली में लगे हुए थे। अगर यही बिहार की बात करें तो वहां नहीं लगे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हर एक जेल में जहाँ हाई सिक्योरिटी वार्ड के हाई सिक्योरिटी प्रिजनर रखे हुए उनके ऊपर जैमर्स भी होंगे और सीसीटीवी भी लगे होंगे। पर होता ये है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, कि ज्यादातर गैंग्स जो है ये कास्ट ओरिएंटेड है, तो कोई ना कोई कास्ट का एक ऐसा ब्लैक बॉल मिल जाता है जो कि इनको मोबाइल वगैरह पहुंचा देता है। ये तो बात होगी खत्म। इसके बाद क्या होता है, आप कह रहे हैं कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, जैमर जो होता है एक राउंड शेप में काम करता है, गोले उसमें गोल आधार में ये काम करता है। तो उसमें कुछ स्पेस ऐसा होता है जिसमें कि जैमर का इफेक्ट बहुत कम होता है या नहीं होता।
या कई बार कैसा होता है कि 4G आपके जैमर लगे हुए हैं, आपके जो फोन है 5G आ गए तो उसमें 4G जैमर जो बहुत कम काम करेगा, 5G वाला बड़ा फ्रीली काम कर सकता है। इसके अलावा ये गैंगस्टर क्या करते हैं, मैंने कई सारे केस ऐसे रिपोर्ट किए थे कि उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो जैमर का होता है उसको एक तरफ निकाल देते हैं या उसको खराब कर देते हैं, जैमर को खराब कर देते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तो जो है हमसे तो बहुत आगे होता है जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं। तो इस तरीके से ये अपना मोबाइल जब इनके पास पहुंच गया तो इनको पता होता है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है। और खासकर मैं आपको बताऊं, इनको लॉ एंड ऑर्डर का कोई इनको कोई ऐसी वो नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई नहीं डरते। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आज आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, एक तो कितने साल चलेगा कोई पता ही नहीं है, कोई पता नहीं। आप किसी भी सभ्य स्टेट में जाएंगे तो वहां पे एक लिमिट होती है, 3 साल में खत्म होगा, 4 साल में खत्म होगा। नहीं तो आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो वहां पे अगर आपका एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में अगर आपका ट्रायल खत्म नहीं होता तो उसमें विक्टिम को भी कंपेंसेशन मिलता है, एक्यूज को भी कंपेंसेशन मिलता है। पर हमारे यहाँ ऐसी कोई लिमिट है नहीं, इसलिए इनको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर होता नहीं, कोई डर नहीं। और देखिए जामर के साथ, जहां जामर तो बड़ी बड़ी रैलियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जेल में इस्तेमाल किया जाता है, ये लोग जैमर के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। कई सारे सवाल इसको सुनकर हैरानी हो रही है कि किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और क्या खुराफाती दिमाग इन लोगों ने पाया। मैं आऊंगी आप सबके पास। इसी बीच आपको बता दें कि दाऊद की तर्ज पर दुनिया भर में अपने गुनाहों का साम्राज्य फैलाने के लिए लॉरेंस हर वो पैतरा आजमा रहा है जो उसे अकूत खजाने का मालिक बना सके। जाहिर है इसके लिए उसने टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री कर ली होगी। उसने की भी है, अपना ऐप लॉन्च कर लिया है उसने, और उसने इसके जरिए उगाही का एक नया टूल तैयार किया है जिससे कई बड़े बड़े कारोबारियों तक पहुंचने की बात भी स्वीकारी जा रही है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी दाऊद की डी कंपनी की तरह हर वो काम करना चाहती है जिससे मोटी कमाई हो। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपना एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया है। खबर ये है कि लॉरेंस को इस ऐप का आइडिया महादेव बैटिंग ऐप से आया। इतना ही नहीं, उसने तो बकायदा महादेव ऐप वालों से उगाही की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया से जो काली कमाई लॉरेंस ने की है उसे अब इस ऐप में लगा दिया है, जिसकी तस्दीक दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है, क्योंकि उसे इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उसके अलग अलग गुर्गे ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस ऐप के प्रमोशन से लेकर संचालन तक पर साबरमती जेल से ही नजर रखता है। अब आपको बताते हैं कि इस ऐप की पूरी कहानी। ईडी ने दिनेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनेश पर ही ऐप को डिजाइन करने का आरोप है। बताया जाता है कि दिनेश लॉरेंस के साथ साबरमती जेल में बंद है। इस ऐप को दुबई में एक दिल्ली से जुड़ा एक कारोबारी प्रमोट कर रहा है। इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरे नंबर का गैंगस्टर संपत नेहरा का भाई बताया जा रहा है। इस शख्स की पंजाबी सिंगर्स में अच्छी पकड़ बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले इस ऐप को प्रमोट करने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड रोहित गोदारा की थी। 3 महीने से यह ऐप दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। हत्या, लूट और फिरौती के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई सट्टा बाजार में उतर गया है। लॉरेंस बिश्नोई सट्टा बाजार में अपनी धमक जताना चाहता है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तीसरी पोजीशन पर रहने वाला गैंगस्टर संपत नेहरा का छोटा भाई इस समय विदेश भागा हुआ है और विदेश में रहकर ही वो भारत में लॉरेंस बिश्नोई के सट्टा ऐप को मजबूत और प्रमोट करने में जुट गया है। लॉरेंस ने इस ऐप को बुकीज के साथ भी जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के कई बड़े सटोरियों को भी इसका प्रमोशन करने के लिए कह दिया है। अब पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है कि दुबई में सेटल पंजाबी सिंगर्स कहीं अपने कंसर्ट की करोड़ों की कमाई लॉरेंस के ऐप में तो नहीं लगा रहे हैं। असल में देश की तमाम एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं कि लॉरेंस की क्राइम कंपनी के पास फंडिंग की कमी नहीं है। हर महीने ड्रग्स की खरीद फरोख्त, जबरन वसूली, टोल प्लाजा मालिकों से वसूली, शराब कारोबारी, बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि विदेश में सेटल भारतीय मूल के बड़े ज्वेलर्स कारोबारियों से भी हर महीने करोड़ों की वसूली लॉरेंस गोल्डी का सिंडिकेट मिलकर कर रहा है।
कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तर्ज पर अब अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में लॉरेंस बिश्नोई लग गया है और इस गेमिंग ऐप के जरिए उसने अपने करीबियों और बड़े कारोबारियों को एंट्री करा दी है। तो हमारी रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह और कैसे ऑपरेट करता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, समझिएगा कि कौन कौन लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी गैंग का स्ट्रक्चर क्या है। एल कंपनी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग डी कंपनी के तर्ज पर चलता है। गोल्डी बराड़ तस्वीर के साथ रजनीश, जिसका जिक्र लगातार आप कर रहे हैं, रोहित गोदारा, इसका भी नाम काफी चर्चित रहा है, और अनमोल बिश्नोई, ये तमाम वो नाम है जो अक्सर आपने सुर्खियों में सुने होंगे। काला जठेड़ी, रजनीश, ये खबरों में हमेशा चर्चित रहे हैं ये जी सारे बिल्कुल। लोग। दीपक बॉक्सर हो गया, काला जठेड़ी हो गया। दीपक बॉक्सर की बात करूँ तो ये जितने गोगी का गैंग इस समय चला रहा है, कपिल सांगवान भी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तमाम जो अंकेश लाकड़ा हो गया, राहुल हो गया, ये तमाम ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो अभी जो है जेल में बंद है, लेकिन वहां से लॉरेंस का काम कर रहे हैं। हाशिम बाबा वही है जिसने जीके में नादिर शाह का मर्डर करवाया था लॉरेंस के कहने पर। संपत नेहरा का भाई विदेश में बैठा हुआ है जो लॉरेंस का ऐप को प्रमोट कर रहा है। योगेश टुंडा वो शख्स है जिसने टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मारा था। ये तो इनकी पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और क्योंकि समय की कमी है हम क्लोजिंग के टुवर्ड्स जा रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। कई ऐसे क्रिमिनल्स के साथ आपका सामना हुआ होगा, उनकी बातें आपने सुनी होंगी, उनका स्ट्रक्चर समझा होगा, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाए या उससे पूर्व जितने भी गैंग्स रहे हो, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये लेना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इनकाउंटर रहा है आपके साथ जो आपके जहन में रह गया है? देखिए, जो ये गैंगस्टर जो होते हैं बेसिकली ये जेल में क्यों आते हैं, एक और रीजन इनका होता है जेल में ठहरने का कि आप अपनी रिक्रूटमेंट करने आते हैं। जेल में जब ये आते हैं वहां पे देखते हैं कि कौन सा दूसरा प्रिजनर जो इनके साथ है, कौन सा इनके गैंग में भर्ती किया जा सकता है। तो ये जेल में भर्ती करने आते हैं और उनको वहां जेल में ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद जब ये छूट जाते हैं तो इनके गैंग में वो भर्ती हो जाता है और इससे इनके गैंग का जो है विस्तार होता है। बिल्कुल। रजनीश, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे? सुनील सर, एक मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मुझे पता था जब छोटा राजन जेल आया था तो उसके बाद आपको भी छोटा शकील की तरफ से एक धमकी भरा मैसेज आया था, क्या था वो मामला, बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये करीब बात है 2015 की, जब छोटा राजन जेल में आया था तो मुझे SMS एक आया जिसमें कि लिखा हुआ था कि तेरे को हम देख लेंगे और उसको ये छोटा राजन को हम जेल में आके खुद मारेंगे, तेरे सामने मारेंगे, तू देख लेना, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं बड़ा हैरान कि ये कौन है। फिर जब उसका मैंने उसमें देखा, फैक्ट चेक पे वो किया, तो टेलीफोन नंबर वो छोटा शकील का था। तो उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट की अपने डायरेक्टर जनरल को, फिर स्पेशल सेल में गया। स्पेशल सेल में मैंने ये भी कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। बताइए सुनील गुप्ता जी, हैरानी की बात है कि इस तरह की घटनाएं अगर आप लोगों के साथ होती है तो आम जनता क्या ही सोचती होगी। आखिरी सवाल मैं राव साहब आपसे लेना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, इन तमाम चीज़ों में ये एल गैंग बहुत आगे पहुँच गई है। क्या सॉल्यूशन है सर? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस मापदंडों के साथ आगे बढ़ना चाहिए सिस्टम को? राव साहब अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, देखिए कंचन जी, जैसे हम सब जानते हैं कि साइंस एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो उसी के लिए टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उससे फैसिलिटी के साथ साथ हमें साथ जीना पड़ेगा। कुछ टेक्नोलॉजी से नुकसान भी है। इस प्रकार से फोन की सर्विसेज हैं या इंटरनेट के सर्विसेज हैं, उनको ये यूज और मिसयूज करते हैं जो क्रिमिनल। इसको आप पॉजिटिवली सेंस में लें या नेगेटिव में लें, तो ये एक बात साइंस के साथ चलेगी, टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी। समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एल एन राव साहब, सुनील गुप्ता जी, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश आपका भी, क्योंकि कई ऐसी खबरें हम तक रजनीश ने पहुंचाई है और हमने आप तक पहुंचाई है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं रहा होगा। 2 दशक से ज्यादा का वक्त क्राइम की दुनिया में रहकर एल कंपनी को समझते हुए, देखते हुए, कवरेज करते हुए। शुक्रिया रजनीश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।